विद्यार्थियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्थाओं के अंतर्गत स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त के बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी पृष्ठभूमि में अगर हम थोड़ी चर्चा करें तो अंग्रेजों के आने से पहले भारत में जो परंपरागत भूमि व्यवस्था थी उसमें भूमि पर किसानों का अधिकार था और फसल का जो एक भाग होता था वो सरकार को दे दिया जाता था। 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। मुगल सम्राट से जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, 1771 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रचलित पुरानी जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसी को ही जारी रखा, परंतु भू राजस्व की जो दरें थी उनमें वृद्धि कर दी। कंपनी द्वारा भू राजस्व की दरों में वृद्धि करने के पीछे जो कंपनी का उद्देश्य था वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आर्थिक व्यय की पूर्ति करना चाहती थी और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना उसका उद्देश्य था। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत की जो कृषि व्यवस्था थी उसमें कंपनी का प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप हो गया। कृषि के परंपरागत ढांचे को समाप्त करने का प्रयास कंपनी के द्वारा शुरू हो गया। 1772 में वारन हेस्टिंग्स ने भू राजस्व प्रणाली के संबंध में अनेक प्रयोग किए थे, लेकिन उसे कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। जब कॉर्नवालिस जो है 1786 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो उस समय एक वर्षीय बंदोबस्त लागू था। ठेकेदार कृषकों से अधिक धन वसूल करना चाहता था और कंपनी के संचालकों ने कॉर्नवालिस को जमींदारों के साथ उदार दरों पर समझौता करने का आदेश दिया था ताकि जमींदारों से समय पर और नियमित रूप से भू राजस्व प्राप्त होता रहे। कॉर्नवालिस जब आया तो उसके सम्मुख जो सबसे प्रमुख कार्य था वो था कंपनी की लगान व्यवस्था को सुधारना। कॉर्नवालिस ने आते ही देखा कि प्रचलित जो भू राजस्व व्यवस्था थी उससे किसानों व जमींदारों दोनों की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। स्वयं कॉर्नवालिस ने एक बार कहा था कि जब मैं भारत पहुंचा उस समय मैंने कृषि व व्यापार को गिरते देखा। उस समय खेतीहर और जमींदार निर्धनता के गर्त में डूबे जा रहे थे और महाजन ही समाज के सबसे अधिक संपन्न अंग थे। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हो चुका था जिसमें भूमि का स्थायी बंदोबस्त करने को कहा गया था तथा जमींदार के पक्ष में सहानुभूति व्यक्त की गई थी, परंतु अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। कॉर्नवालिस के भारत आने के समय जो राजस्व मंडल का अध्यक्ष था सर जॉन सॉर, वो राजस्व संबंधी मामलों में पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर चुका था और मुख्य शीर्ष हिस्सेदार जेम्स ग्रांट राजस्व संबंधी मामलों का सैद्धांतिक ज्ञाता हो चुका था। प्रधानमंत्री पिट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति डुंडास, कंपनी के डायरेक्टर्स, राजस्व मंडल के अध्यक्ष सर जॉन सॉर, मुख्य शीर्ष हिस्सेदार जेम्स ग्रांट तथा कॉर्नवालिस की आपसी सहमति से 1790 में जमींदारों के साथ 10 वर्षीय समझौता कर लिया गया। हालांकि जो जेम्स ग्रांट था उसका विचार था कि स्थायी व्यवस्था के स्थान पर कोई लंबी अवधि की व्यवस्था की जाए, दीर्घ अवधि की व्यवस्था की जाए और राज्य को भूमि का वास्तविक जो स्वामी है वो माना जाए, परंतु जॉन सॉर का विचार था कि जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना जाए, परंतु वह कोई स्थायी प्रबंध के पक्ष में नहीं था। कॉर्नवालिस सर जॉन सॉर के विचारों से सहमत था। वे स्वयं कॉर्नवालिस जो था गवर्नर जनरल स्वयं इंग्लैंड में भूस्वामी था और जमींदारों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो राज्य का सुदृढ़ आधार बन सके। जब 1790 में जमींदारों के साथ 10 वर्षीय समझौता किया गया तो अपनी घोषणा में कॉर्नवालिस ने यह भी कहा कि इस व्यवस्था को स्थायी भी किया जा सकता है। संचालकों ने इस 10 वर्षीय समझौते का अनुमोदन करते हुए कहा कि यदि ये समझौता सफल होता है तो उसे स्थायी कर दिया जाए। 3 वर्ष बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष डुंडास ने इस व्यवस्था को स्थायी करने का अनुरोध किया,
परंतु सर जॉन सॉर स्थायी समझौते के पक्ष में नहीं था। अतः डुंडास ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट के साथ विचार विमर्श करके पिट को स्थायी प्रबंध करने के लिए राजी कर लिया। तत्पश्चात पिट ने भी इसे स्थायी करने का आदेश दे दिया। तदनुसार 22 मार्च 1793 को इस प्रबंध को स्थायी करने की घोषणा की गई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा। सर्वप्रथम जो स्थायी बंदोबस्त है ये बंगाल और बिहार में लागू हुआ। इसके बाद उड़ीसा, यूपी के बनारस और उत्तरी कर्नाटक में भी भू राजस्व संबंधी जो व्यवस्था है ये लागू की गई। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है वो ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 19% भाग कवर करती थी। मुख्यतः ये व्यवस्था जो है ये बंगाल और बिहार में लागू की गई। अब हम स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया। भूमि पर उनका अधिकार पैतृक एवं हस्तांतरणीय रखा गया। भूमि से तब तक उनको पृथक नहीं किया जा सकता था जब तक वे अपना निश्चित लगान सरकार को देते रहें। इस व्यवस्था में किसानों को मात्र रैयतों का दर्जा तथा उनसे भूमि संबंधी तथा अन्य परंपरागत जो अधिकार थे वो छीन लिए गए। जमींदार भूमि के स्वामी होने के कारण भूमि को खरीद सकता था, बेच सकता था। अर्थात किसानों का बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है। उनकी खुद का अपनी ज़मीन पर जो मालिकाना हक था वो अब जमींदारों को दे दिया गया। सरकार का किसानों से कोई भी प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था, क्योंकि जो जमींदार होते थे वो किसानों से लगान लेते थे और सरकार को जमा करवाते थे। जमींदारों को किसानों से वसूल किए गए भू राजस्व की जो कुल रकम होती थी उसका 10/11 भाग कंपनी को तथा 1/11 भाग स्वयं रखना होता था। अर्थात 11 में से 10 हिस्सा कंपनी को और 1 हिस्सा जो होता था वो जमींदारों को अपने पास रखना होता था मेहनताने के तौर पर। यदि कोई वेतन के तौर पर कहें तो यदि कोई जमींदार निश्चित तारीख तक भू राजस्व की निर्धारित राशि जमा नहीं करता था तो उसकी जमींदारी जो होती थी वो नीलाम कर दी जाती थी। वो उस जो क्षेत्र था उसके अंतर्गत जो क्षेत्र था वो किसी और जमींदार को नीलाम कर दिया जाता था। तय की गई रकम से अधिक वसूली करने पर उसे रखने का जो अधिकार था वो जमींदारों को प्राप्त था, क्योंकि जो भू राजस्व जो दर थी वो निर्धारित कर ली गई थी, रकम निर्धारित कर ली गई थी और उससे अधिक जो वसूली होती थी वो जमींदार अपने पास रख सकता था। जमींदारों से लगान सदैव के लिए निश्चित कर दिया गया था, जो कि 1765 की राजस्व दर से दुगुना था, क्योंकि कंपनी का ये कहना था कि इस स्थायी प्रबंध के बाद यदि उत्पादन बढ़ता है और राज्य की समृद्धि होती है तो भी राज्य को इस दर में वृद्धि करने का अधिकार नहीं होगा। न्यायालय से स्वीकृति प्राप्त किए बिना इस दर में वृद्धि नहीं की जा सकेगी। जमींदार तथा उनकी जो रैयत थी उनके बीच संबंधों के बारे में जमींदार स्वतंत्र था। रैयत को हम समझ सकते हैं जैसे कर से होते हैं वैसे, किंतु वे अपनी रैयत को पट्टे जारी करेंगे। जमींदार होते थे वो अपनी रैयत को उनको पट्टे जारी करने पड़ते थे, जिसमें जमींदारों और रैयत के बीच पारस्परिक संबंधों का उल्लेख होता था। यदि जमींदार पट्टे का उल्लंघन करेगा तो रैयत को उनके विरुद्ध न्यायालय में जाने का भी अधिकार था। जमींदार काश्तकारों से मनचाहा, काश्तकार रैयत एक ही चीज़ है, काश्तकार या रैयत या कर से जो हम मारवाड़ी में बोलते हैं से मनचाहा लगान वसूल करता था और समय से लगान न देने वाले काश्तकारों से जमीन भी छीन ली जाती थी। कुल मिलाकर काश्तकार जो था वो पूरी तरह से जमींदारों की दया पर निर्भर हो गया था। जमींदारों से समस्त न्यायिक अधिकार इस बंदोबस्त के तहत छीन लिए गए। इस स्थायी बंदोबस्त के बारे में कुछ विद्वानों का मत है कि कॉर्नवालिस संचालकों के हाथ की कठपुतली मात्र था,
परंतु ये जो कथन है ये अनुचित प्रतीत होता है। स्थायी बंदोबस्त लागू करते समय कॉर्नवालिस ने अपने स्वतंत्र विचारों का परिचय दिया था। ये तो भाग्य की ही बात थी कि कॉर्नवालिस और संचालकों के विचारों में समानता थी। इस संबंध में इतिहासकारों ने यह प्रश्न उठाया है कि यदि कॉर्नवालिस संचालकों के हाथों की कठपुतली नहीं था तो फिर उसने जमींदारों से ही समझौता क्यों किया, जबकि भूमि पर रैयत का पुश्तैनी अधिकार चला आ रहा था। इसका उत्तर ये दिया जा सकता है कि कॉर्नवालिस स्वयं चूंकि एक बड़ा जमींदार था और जमींदार वर्ग के प्रति उसकी भी सहानुभूति थी। ये जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है इसको लागू करने के उद्देश्यों पर बात करें तो इंग्लैंड की तरह भारत में भी जो कंपनी थी वो जमींदारों को एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहती थी जो अंग्रेजी साम्राज्य के लिए सामाजिक आधार का कार्य कर सके। इसलिए अंग्रेजों ने जमींदारों का एक ऐसा वर्ग तैयार किया जो कंपनी की लूट खसोट से थोड़ा सा हिस्सा प्राप्त कर संतुष्ट हो जाए और कंपनी को सामाजिक आधार प्रदान करे। इसके अलावा दूसरा उद्देश्य था कंपनी की आय में वृद्धि करना। अब हम स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था है उसके लाभ अथवा गुणों की चर्चा कर लेते हैं। J.C. मार्शमैन जो है उसके अनुसार यह एक साहसिक, निर्भीक और बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था। लोगों के हृदय में पहली बार अपनी धरती के प्रति अटल अधिकार और अविचल लगाव के भाव पैदा किए। फलस्वरूप आबादी बढ़ी, खेतीबाड़ी का विकास हुआ और लोगों के स्वभाव और सुविधाओं में एक क्रमिक प्रगति स्पष्टतः दिखाई देने लगी। इसके विपरीत T.R. होम्स ने लिखा है कि इसकी आलोचना करते हुए लिखा है कि स्थायी बंदोबस्त एक भयंकर भूल थी। छोटे किसानों को इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। जमींदार भी बार बार लगान चुकाने में असफल रहा, जिससे उनकी जागीर सरकार के लाभ के लिए बेच दी गई। इसी प्रकार बेवरीज ने भी लिखा है कि जमींदारों के साथ समझौता करके एक भयंकर भूल और अन्याय संगत बात की गई। इन समालोचनाओं के आधार पर इस व्यवस्था के गुण और दोषों पर विचार करना समीचीन होगा। गुण या लाभ। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के गुण या लाभ। इस व्यवस्था से जमींदारों को क्या क्या लाभ हुए उस पर बात करें तो सबसे अधिक लाभ जमींदारों को हुआ, क्योंकि वे स्थायी रूप से भूमि के मालिक बन गए। लगान की एक निश्चित रकम सरकार को देने के पश्चात काफ़ी बड़ी मात्रा में जो धनराशि थी वो जमींदारों को प्राप्त होने लगी। जमींदार इससे अत्यधिक समृद्ध हो गया और गांव छोड़कर शहरों में जाकर बसने लगा। इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से सरकार को क्या क्या लाभ हुए तो जमींदारों के रूप में सरकार को एक ऐसा वर्ग प्राप्त हुआ जो हर परिस्थिति में सरकार का साथ देने को तैयार था। कई अवसरों पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किए गए विद्रोह को कुचलने में सरकार की जमींदार वर्ग ने सहायता की। अनेक संस्थाएं जैसे लैंड ओनर्स एसोसिएशन, लैंड होल्डर्स एसोसिएशन वगैरह जमींदारों ने बनाई और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में सरकार के प्रति, ब्रिटिश सरकार के प्रति अटूट निष्ठा घोषित की। इससे सरकार की आय में अत्यधिक वृद्धि हुई। आय निश्चित हो गई, स्थायी बंदोबस्त कर लिया गया। निश्चित भू राजस्व दर जो है वो भी निर्धारित कर ली गई थी। इससे आय निश्चित होने से सरकार को अपना बजट तैयार करने में आसानी हुई। इसके अलावा प्रतिवर्ष राजस्व की दरें तय करने और ठेके देने के झंझट से कंपनी मुक्त हो गई। कंपनी के कर्मचारियों को लगान व्यवस्था से मुक्ति मिल गई, जिससे वे कंपनी के व्यापार की ओर अधिक ध्यान दे सके। इससे प्रशासनिक व्यय में भी कमी आई और प्रशासनिक कुशलता में वृद्धि हुई। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अन्य लाभों पर चर्चा करें तो राजस्व में वृद्धि की संभावनाओं के कारण जमींदारों ने कृषि में स्थायी रूप से रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। कृषि उत्पादन में वृद्धि के प्रयासों से कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई। कृषि में उन्नति से व्यापार और उद्योग की भी प्रगति हुई। जमींदारों से समस्त न्यायिक अधिकार छीनने से उनका ध्यान मुख्यतः कृषि के विकास में, सूबों की आर्थिक विकास में उनका ध्यान केंद्रित हुआ, जिससे सूबों की जो आर्थिक संपन्नता है वो बढ़ी। इस व्यवस्था के समर्थकों के मुताबिक रैयत के हितों की भी पूर्णतः उपेक्षा इसमें नहीं हुई, क्योंकि
जमींदारों को उन्हें पट्टे देने थे और यदि वे रैयत के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं तो रैयत को न्यायालय में जाने का अधिकार था। अब हम इस व्यवस्था के हानियाँ या दोषों के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे अधिक जो हानि है वो इस व्यवस्था से किसानों को हुई, क्योंकि उनके भूमि संबंधी तथा अन्य परंपरागत अधिकार छीन लिए गए और वे केवल खेतीहर मजदूर बनकर रह गए। क्योंकि हमारे देश में किसानों को ही पहले भूमि का मालिक समझा जाता था और अपनी मर्जी से वो सुरक्षा के लिए राजा को कर देता था, परंतु स्थायी प्रबंध के अंतर्गत किसानों के साथ समझौता करके किसानों से भूमि का स्वामित्व तो ही छीन लिया गया। मेडकोप ने भी लिखा है कि हमने एक स्वामी वर्ग तैयार कर देश की समस्त संपत्ति को नष्ट कर दिया और दूसरों की संपत्ति उस स्वामी वर्ग के अधीन कर दी। दूसरा, स्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व की जो दरें हैं वो बहुत ऊंची निर्धारित की गई। जो जमींदार इस दर से लगान नहीं चुका सके उनकी भूमि राज्य द्वारा बेच दी गई। इससे अनेक जो जमींदार हैं उनके वंशानुगत व्यवसाय से उनको बेदखल कर दिया गया। जो व्यक्ति कभी जमींदारी का सुख भोग रहा था उसे दर दर की ठोकरें जो है वो खानी पड़ी। किसानों को भी जमींदारों के अत्याचारों और शोषण का सामना जो है वो करना पड़ा। जमींदारों के समृद्ध होने से वे विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे, जिससे सामाजिक भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई। इसके अलावा जमींदारों ने हर स्थान पर अपनी रैयत को पट्टे जारी नहीं किए थे और जहां पट्टे जारी किए उनका पूरी तरह से पालन भी नहीं किया गया। हालांकि रैयत को जमींदारों के विरुद्ध न्यायालय में जाने का अधिकार था, परंतु ऐसा करने के लिए उसे साधन ही उपलब्ध नहीं कराए गए। जमींदारों के पास सभी तरह के साधन उपलब्ध होने से वे स्वेच्छा से जैसा चाहे कर सकता था। इससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष को भी हानि हुई, क्योंकि जमींदारों का जो ये वर्ग था ये स्वतंत्रता संघर्ष में अंग्रेज भक्त बना रहा और इसने सरकार की मदद की। जो ब्रिटिश सरकार थी, कंपनी थी, उसकी जमींदार वर्ग ने बहुत मदद की। किसान दिनों दिन निर्धन होता गया। सरकार और जमींदारों के विरुद्ध असंतोष किसानों में पनपा, जिससे कृषक आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। सरकार को भी इससे हानि हुई, क्योंकि कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उसकी आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। संपूर्ण जो लाभ था वो केवल जमींदारों को ही मिला। हालांकि स्थायी बंदोबस्त में अनेक दोष विद्यमान थे, फिर भी ये व्यवस्था अब तक किए गए प्रबंधों में अच्छी थी। यदि कार्नवालिस 1790 का 10 वर्षीय समझौता चालू रहने देता और इसके दोषों को देखकर उसे दूर कर देता तो वह श्रेष्ठ व्यवस्था लागू कर सकता था, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के प्रति इतना उतावला था कि अपनी योजनाओं के परिणामों पर विचार करने की बात सोच ही नहीं सकता था। अतः यह कहा जा सकता है कि कार्नवालिस की श्रेष्ठ योजना ने धैर्य के अभाव में अपनी श्रेष्ठता के स्थान को छोड़ दिया। कार्नवालिस के बाद आने वाले गवर्नर जनरलों ने इसके दोष की ओर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उन्हें तो अपने निश्चित भू राजस्व से मतलब था और जब यह नियमित रूप से नहीं मिलता था तो जमींदारों को बेदखल कर उनकी ज़मीन बेचकर अपनी रकम वसूल कर देते थे। तो विद्यार्थियों, आज हमने ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्थाओं के अंतर्गत स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।